आप देख रहे हैं दबंग मिल न्यूज़ चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज हम इसमें मौजूद हैं फरीदाबाद में, सेफ फरीदाबाद के कार्यालय में, जहां हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पारस भारद्वाज जी, जो कि सेफ फरीदाबाद के फाउंडर हैं। आइए इनसे जानते हैं कि सेफ फरीदाबाद किस तरीके से काम करती है। पूर्व में ये बीजेपी के साथ काफ़ी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं और अचानक बीजेपी से इतना कड़ा रुख और बीजेपी के खिलाफ जाकर के इन्होंने ये एनजीओ शुरू की 2 वर्ष पहले, और आज जनता के हित के लिए ये लगातार संघर्ष करते हुए रोड पे आपको दिखाई देते हैं। पूरे फरीदाबाद के हित के लिए स्मार्ट सिटी, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है फरीदाबाद को, मगर स्मार्ट सिटी बस नाम के लिए है। इस सिटी की स्मार्टनेस जो है वो बीजेपी ने गायब कर रखी है। उसी की स्मार्टनेस को बचाने के लिए सेफ फरीदाबाद मुहिम चलाया जा रहा है इनके द्वारा। आइए जानते हैं कि क्या किस उस मुहिम में हो रहा है, किस तरीके से ये अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, किन किन कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ देखिए, रहा है। सेफ फरीदाबाद एक सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो शहर की मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करती है। हमारा जो मकसद है वो लोगों के सिविल राइट्स के लिए फाइट करना है। जो बेसिक सिविक राइट्स जिसको हम बोलते हैं, उनके लिए हम लोग फाइट करते हैं। बेसिक सिविक राइट्स में आप मान लीजिए गली नाली, सड़क, सीवर, शिक्षा, सुरक्षा, कानून, प्रशासन, इनसे संबंधित जो आम आदमी को किसी भी तरीके से प्रभावित करती हैं, जो कॉमन मैन को प्रभावित करती हैं, उनके लिए हम लोग लड़ाई करते हैं। और लोगों के जो अधिकार हैं, जो हमें संविधान ने अधिकार दिए हुए हैं, जो हमें कानून ने अधिकार दिए हुए हैं, उनको लागू करवाने के लिए हमारी संस्था कार्यरत रहती है। तो ये तो संस्था का एक संक्षेप में हमारा एक इंटरव्यू हो गया, मेरी एक बात हो गई। अगर हम फरीदाबाद शहर की बात करें तो फरीदाबाद शहर में अगर आप भी थोड़ा कहीं घूमे होंगे तो आपने भी देखा होगा कि व्यवस्थाएं जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, लचर हो चुकी हैं। ऐसा लगता है इस शहर के अंदर पिछले 5 7 7 8 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। जो काम जैसा पिछली सरकारें छोड़ गई थी, जिनकी वजह से उन सरकारों को बदला गया था, उस काम को और ख़राब ही किया गया है। उसके अंदर कोई भी अच्छा नहीं हुआ। उस काम की जिस उद्देश्य से, जिस उम्मीद से लोगों ने सरकार को चुना था, वो सरकार फरीदाबाद में तो कम से कम अपने कार्यों में खरी नहीं उतरी है किसी भी तरीके से। जबकि फरीदाबाद में बीजेपी के पार्षद हैं, बीजेपी के विधायक हैं और यहाँ से मंत्री भी बीजेपी के हैं, फिर भी इस तरीके से फरीदाबाद पिछड़ता जा रहा है। आखिर क्या वजह रही है इसकी? देखिए, जो वजह है उसमें मैं तो ये मानता हूँ कि नाम चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, जब तक आप सही लोगों का चयन नहीं करेंगे, जब तक आप अच्छे लोगों को नहीं लेके आएंगे, वो व्यवस्थाएं खराब होती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद पिछले वाले कार्यकाल में जो 40 पार्षद रहे, उन 40 पार्षदों के आप किसी भी वार्ड में जाकर देख लीजिए, आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि पिछले 5 सालों में 12,000 करोड़ रुपए का बजट जो है प्रदेश सरकार से यहाँ पर फरीदाबाद के लिए अलॉट किया गया, केवल फरीदाबाद के लिए। तो आप मान लीजिए, अगर मैं चलो लास्ट के 2022 में इन्होंने जो 2,000 करोड़ का बजट इन्होंने सैंक्शन किया, उसको अलग भी कर दूं तो 10,000 करोड़ का बजट, 40 वार्ड थे, तो मोटा मोटा आप मान के चल लीजिए कि 250 करोड़ रुपए प्रति वार्ड 5 सालों में आए, यानी कि हर साल 50 करोड़ रुपए। मेरे पास पूरी लंबी फहरिस्त है जिसके अंदर उस पैसे का केवल और केवल इन्होंने मिसयूज किया, उस पैसे का केवल और केवल गबन करने में काम किया। और बड़े बड़े भ्रष्टाचार, मतलब 1,000, 1,500, 2,000 करोड़ तक का भ्रष्टाचार जो है इस फरीदाबाद नगर निगम में हुआ, जिसके कि आप सुनते भी रहते होंगे कि 200 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, 200 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। तो यानी कि लोगों की जो नीयत जो है ना, वो खराब है, जिससे शहर की नीयत ही खराब हो गई। तो ऐसे लोगों का चयन करना, ऐसे लोगों को टिकट देना, ये भारतीय जनता पार्टी की गलती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के लोगों को दिया और फिर इन लोगों ने मिलकर एक सामूहिक लूट मचाई। इन्होंने फरीदाबाद को सोमनाथ का मंदिर समझ लिया कि भाई जैसे भाई आक्रांता आए थे और उस मंदिर को लूट के लेके चले गए थे, इसी तरीके से उन्होंने फरीदाबाद में एक ऐसी लूट मचाई जिसको मैं बोलता हूँ ना भूतो ना भविष्यति। ना तो इससे पहले कभी ऐसी लूट मची, और शायद मुझे नहीं लगता कि जनता, अब हमने इतनी जागरूक हम लोगों ने फरीदाबाद की जनता को किया, तो शायद भविष्य में भी ऐसी लूट जो है वो नहीं मचेगी। तो यहाँ स्मार्ट सिटी होने के बावजूद इस तरीके से ना रोड की व्यवस्था है, ना नालियों की व्यवस्था है, ना पेयजल की व्यवस्था है। आखिर क्या कारण है कि इन सब पे काम नहीं हुआ पिछले 5 वर्षों में? देखिए, इन सब में काम हुआ, लेकिन सिर्फ कागजों पे काम हुआ। और काम भी कैसे किया इन लोगों ने कि जैसे एक कहावत होती है, अंग्रेजी की कहावत होती है, टू मैनी कुक स्पॉइल द फूड। तो इन्होंने जैसे एक नगर निगम बना दिया, एक एचएसवीपी बना दिया, एक इन्होंने एफएमडीए बना दिया, एक इन्होंने स्मार्ट सिटी बना दिया। और तो मतलब ऐसी
अब आप किसी के पास, जैसे हम जाते हैं जनता के साथ जाते हैं, उनकी कोई समस्या है उनको लेकर जाते हैं, नगर निगम में जाओ तो कहते हैं जी ये तो एचएसवीपी का काम है, हमारा काम ही नहीं है। एचएसवीपी के पास जाओ, वो कहते हैं जी ये तो अभी अभी आपको पता ही नहीं चला, अभी तो ये एफएमडीए में ट्रांसफर हो गया जी। एफएमडीए के पास चले जाओ तो ये कहते हैं जी कि नहीं जी इसको तो फलाना कोई और अधिकारी देखेगा। तो इस तरीके से जनता को ये बेवकूफ बनाते रहते हैं, जनता को शटल कॉक की तरह इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर करते रहते हैं कि काम कभी होता नहीं है। और ये जितने भी अधिकारी हैं, और एक और नई चीज मैं आपको बताता हूँ, हरियाणा सरकार जो है वो एक कंसल्टेंट मॉडल पे चल रही है। ये क्या है कि अधिकारी इनके काम करते नहीं है, ये एक किसी भी काम का ठेकेदारी करके, ठेके का जो है ना वो टेंडर निकाल देते हैं और उसको किसी कंसल्टेंट को हैंड ओवर कर देते हैं। कंसल्टेंट कहता है जी जब तक मुझे साहब से ऑर्डर नहीं आएंगे जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, जब तक हमारे पास भाई बजट ही लोकेट नहीं हुआ हमारे पास। तो इन्होंने इतने सारे पॉइंट्स बना दिए हैं कि आदमी को ये नहीं पता कि मुझे किसके दरवाजे जाना है। दरवाजे इतने सारे बना दिए और खुलता कोई भी दरवाजा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि खुलता कोई भी दरवाजा नहीं है, सब दरवाजों पे ताले लगे हुए हैं। और जिस दरवाजे पे जाओगे तो वहां पर बाहर एक चौकीदार बैठा होता है, वो कहता है भैया इस दरवाजे में कुछ नहीं है, दूसरे वाले दरवाजे पे जाओ। तो ये जनता की हालत है, काम करने का इनका बिल्कुल मन नहीं है, पैसे खाने की आदत पड़ गई है, करने की इनको, जैसे होता है ना शेर के मुंह पे खून लग चुका है। इसलिए अब ये जैसे मैं कई बार अपने इंटरव्यूज में कहता हूँ कि शहर को इस सियासत को मेरा खून पीने की लत है, बाकी शहर में सब खैरियत है। तो वो वाली कहानी चल रही है इनकी। तो यहाँ पे बता दें कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, बीजेपी केंद्र में, राज्य में, एमसीएफ में, सब जगह बीजेपी है, मगर केवल कागजों पे तो बीजेपी ने विकास कर दिया फरीदाबाद का। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बना दिया, हजारों करोड़ का बजट फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने में हजारों करोड़ का बजट खर्च कर दिया गया कागजों पे, मगर धरातल पे कुछ भी नहीं आया, जनता को इसका लाभ नहीं हुआ। जनता आज भी परेशान है। सेफ फरीदाबाद मुहिम के तहत जो से एनजीओ है ये काम कर रही है, लगातार ये लोगों को जागरूक कर रही जनता है, की आप समस्या आवाज उठा रही है, जनता की समस्याओं को सरकार तक ले जा रही है, मगर सरकार इस पे भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। बस नींद में सोई हुई सरकार है। अभी आप लोगों ने और पिछले बार मुहिम की थी तो क्या हुआ, उससे कुछ फर्क पड़ा? देखिए सरकार का मैं आपको बताऊं कि लोग क्या मांग रहे हैं इनसे। लोग इनसे सिर्फ एक सड़क मांग रहे हैं चलने के लिए। आप सड़कों पे गड्ढे देख लीजिए, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, अपने जो है महिलाएं जो है वो सड़कों में से किस तरीके से गंदे सीवर के पानी में से जाती हैं। एक एक महीना, दो दो महीना सीवर का पानी नहीं निकलता है। और फिर होता क्या है कि वो इतना भर जाता है, सड़क पे ही भर गया, सीवर भी जाम हो गए, तो वो पानी जो है उनके नालियों में आना शुरू, उनके नलों में आना शुरू हो जाता है। नाली का पानी नलों में आना शुरू हो जाता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि भाई हमने हर घर नल और हर नल जल, है ना, इस तरह का। क्योंकि ये कविताएं गढ़ने में इतने माहिर हो चुके हैं कि भाई इस तरह की तुकबंदी करके जनता को बहलाने फुसलाने का काम करते हैं। लेकिन आप असलियत में जाकर देखिए, फरीदाबाद के मैक्सिमम जो हर घर में नल तो है, लेकिन उस नल के अंदर जल भी है, लेकिन वो जल जो है वो सीवर का है, वो पीने का जल नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह का वातावरण इन लोगों ने बना दिया। सुरक्षा के नाम पर आप देख लीजिए, फरीदाबाद के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर कोई भी व्यापारी सुरक्षित नहीं है। आए दिन लूट मार झपटमारी ये सब काम यहाँ पर बहुत ज्यादा होते थे। नशा इतना ज्यादा यहाँ पर फैल चुका है पिछले 5-6 सालों के अंदर। तो अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखें तो मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो सरकार ने आम जनता को मुहैया कराई हो। सड़क से लेकर और सुरक्षा तक कोई भी ऐसी चीज नहीं है। आप किसी भी रोड पर निकल जाइए, वहां पर आपको आवारा पशु और बंद स्ट्रीट लाइट, ये दो चीज मिलेंगी। रात को अगर आप ड्राइव करते हैं तो किसी भी आवारा पशु से आपका एक्सीडेंट हो सकता है। गायों की हालत देख लीजिए। ये वो सरकार है जो ये कह के आई थी कि कौन हमारा सुखदाता, धरती गंगा गौ माता। ठीक है, धरती सारी बेच खाई इन्होंने। जल का मैंने आपको स्थिति बताई दी है कि भाई क्या हो रही है। और गौ माता की हालत आप फरीदाबाद में देख लीजिए। मुझे लगता है कि इस शहर से ज्यादा बदतर गौ माता किसी भी शहर में इतनी बदतर हालत में नहीं रह रही होगी जितनी यहाँ पर रह रही है। अब मैं आपको एक छोटा सा एक चीज बताता हूँ। अम्मा हॉस्पिटल का उद्घाटन होना था। इस रोड पर हजारों की तादाद में जो है वो आवारा पशु और इस तरह की जो गाय है जो पॉलिथीन खाती है आपको दिख जाएंगी। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने आना था तो इस रोड पे से अचानक सारी जो गौधन है, जितना भी गौवंश है, वो सारा गायब हो गया। ठीक है, वो सारा गायब हो गया और उसके बाद फिर वो 2 दिन बाद वापस छोड़ दिया गया वहां पर। यानी कि आपके पास ऐसी व्यवस्था तो है जिससे कि आप इनको कर सकते हैं, लेकिन क्या है, आपको हिस्सेदारी चाहिए हर चीज के अंदर। आपको जो सड़क पर लोग मछली बेचते हैं उनके लिए भी उनके भी बिठाने के लिए आपको हिस्सेदारी चाहिए। आपको रेडी पटरी वालों में भी आपको अपना हिस्सा पत्ती चाहिए। आपको ये जो अपनी गाय छोड़ देते हैं, जो लोग सड़क पर छोड़ देते हैं और फिर रात को इनका चोरी से दूध निकाल के बेचते हैं, तो उनमें भी आपको हिस्सेदारी चाहिए। यानी कि आपको अपनी हिस्सेदारी हर चीज में चाहिए। आपको आप ये कहते हैं कि हम जमीन से जुड़ी हुई सरकार है। ये जमीन से जुड़ी हुई सरकार नहीं है। ये जमीन को बेच खाने वाली सरकार है बेसिकली। तो इसलिए जनता बहुत ज्यादा परेशान है यहाँ पर।
बीजेपी लगातार निजीकरण करने में पूरे देश का लगी हुई है। रेलवे का निजीकरण हो गया, एयरलाइंस का निजीकरण हो गया, एलआईसी का निजीकरण हो गया, सभी चीज़ों को लगातार बीजेपी निजीकरण कर रही है। अभी देखिए पिछले दिनों बात सामने आई थी कि रेलवे की जो ज़मीनें हैं उनको 35 साल के लिए लीज पे अडानी और अंबानी को देने की भी तैयारी बीजेपी को चल रही है। तो क्या कहेंगे इसको, ये जो बची-खुची संपत्ति है देश की वो भी ये कॉर्पोरेट के हाथ में बेच के सौंप देना चाह रहे हैं, और इनकी आगे भविष्य में नीति ऐसी नहीं लग रही है कि दूरदृष्टि की, ये चाह रहे हैं कि कम समय में सबको बेच करके भाग जाया जाए। तो क्या लगता है कि देश की जनता इन सब चीज़ों को, इनके जो षड्यंत्र है उसको समझ पाएँगी? देखिए, मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि ये केंद्र के मामले हैं। इसमें अपना कोई बहुत ज़्यादा ना हमने कभी इसका एनालिसिस करा है और हम इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बता पाएँगे। लेकिन हाँ, जो आपने बात निजीकरण की करी उसको मैं अपने शहर के प्रति जो आपको बताऊँ, जो इन्होंने जैसे एमसीएफ, एफएमडीए इन्होंने अपने सारे काम निजी हाथों में सौंप दिए हैं। सरकार ने सारे काम निजी हाथों में सौंप दिया और जवाबदेही है नहीं किसी की, ठीक है? तो जवाबदेही कंसल्टेंट मॉडल जो मैंने बताया, उनमें क्या है कि रिटायर्ड लोगों को एज़ अ कंसल्टेंट अपॉइंट करते हैं। अरे जिस आदमी को सरकार ने रिटायर कर दिया कि अब ये अपना घर बैठ के आराम करे, उनको आप ले लेके आप दोबारा ले आते हो उसमें। अब उनको क्या देते हैं, मोटी तनख्वाहें देते हैं, 1.5-2 लाख रुपए महीने की तनख्वाहें मिलती हैं, उनको अच्छा फ्लैट देते हैं, उनको गाड़ी, ड्राइवर सारी सुविधाएँ मुहैया कराते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि वो बैठकर सिर्फ ये चर्चा करते हैं कि इस काम को कैसे डिले कराया जाए। आप किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, धीरज नगर में चले जाओ, आप तिलपत गाँव में चले जाओ, आप यहाँ अजय नगर कॉलोनी में चले जाओ, अगवानपुर में चले जाओ, सेहतपुर में चले जाओ, जहाँ मर्ज़ी चले जाओ, मैं अपने बिल्कुल जो निकट की बात वो करूँ, तो आप ये देखेंगे कि भई काम तो कागज़ों में हर कॉलोनी का हो गया। अमृत जल योजना के तहत हर कॉलोनी के अंदर सीवर की पाइपलाइन बिछ चुकी है, लेकिन उस पाइपलाइन को जोड़ेगा कौन? ठीक है, वो इसलिए नहीं जोड़ते क्योंकि जैसे ही काम कंप्लीट होगा तो कंसल्टेंट का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, कार्य समाप्त हो गया तो ये कार्य को समाप्त नहीं करते हैं ताकि ये लोग उन कुर्सियों में बैठे बने रहें और ये मोटी तनख्वाहें जो है वो लेते रहें, काम कुछ करना नहीं है और अपना जो है सिर्फ सरकार का और जनता का जो कष्ट कमाई का पैसा है उसको लूटते खाते रहना है। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर बन गई है तो दीमक की तरह इस शहर को चाटते चले जा रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय अमित शाह जी ने अगर इस शहर के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे शायद हो सकता है कि विश्व के मानचित्र के ऊपर ये शहर आएगा कि भाई इस शहर से ज्यादा अकूत भ्रष्टाचार कहीं नहीं देखने को मिलेगा। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे यहाँ पे पारस भारद्वाज जी जी, और मैं आपको बता दूं कि ये फरीदाबाद का वही स्मार्ट सिटी है जिसको कागज़ों पे स्मार्ट सिटी बताया गया, मगर यहाँ की स्मार्टनेस बिल्कुल गायब है। यहाँ पे केवल भ्रष्टाचार और लूट मची हुई है अधिकारियों के द्वारा, और निजीकरण जिस तरीके से तेज़ी से पूरे देश में बढ़ रहा है उसका भी खुलासा किया कि किस तरीके से यहाँ निजीकरण करके लोगों के क्या नाम है, मूलभूत सुविधाओं को लोगों तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा है। इन सभी बातों से जनता बिल्कुल अनजान है। अब जनता धीरे-धीरे इस पे जागने लगी है, जिसका जवाब जनता आने वाले इलेक्शन में ज़रूर देगी, और आपको हम फरीदाबाद का हाल लगातार बताते रहेंगे। आप हमारे साथ देखते रहिए दबंग न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।